गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हमारी यूनिट नंबर 5 को आगे प्रोसीड करते हुए डिस्कस कर रहे हैं बेटा, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस प्रकार प्रोड्यूस होती है, ये मैक्सवेल सर ने पहले बताया कि बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। एक्सेलरेटेड जो भी चार्ज होगा तुम्हारे पास वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेगा, एमिट करेगा। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट है तुम्हारे पास, तो वो एक्सेलरेट करता हुआ एनर्जी क्या करेगा, अपनी लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए हम कुछ अलग प्रोडक्शन के मेथड देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। सबसे पहला मान लो मैं बात करूं तुम्हारे पास, देखिए अब हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है बच्चे, मान लो वो रेस्ट के ऊपर है। कहाँ है? रेस्ट के ऊपर है। मान लो मैंने कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यों लिया, तो बच्चे ये क्या करेगा, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगा। मतलब इसके अराउंड आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा भाई, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब यदि मान लो इसी चार्ज पार्टिकल को बच्चे मैं क्या करवा दूं, मान लो मूव करवा दूं, क्या करवा दूं, मूव करवा दूं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मैं इसको मूव करवा दूं। तो बच्चे मूव करते हुए चार्ज के पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के कारण बच्चे क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या नहीं कर रहा होगा, वेरी नहीं कर रहा होगा। मीन्स हमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों टाइम के साथ वेरी वाले चाहिए भी, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगी ड्यू टू कांस्टेंट वेरिएशन। किसके अंदर वेरिएशन नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यदि मैं क्या कर लेता हूं, तीसरे से तीसरा मैं ये कर लेता कि चार्ज पार्टिकल को मैं मूव ही करवा रहा होता, मोशन में होता मेरा चार्ज पार्टिकल, लेकिन वहां पे क्या होती तुम्हारे पास, नॉन जीरो एक्सलरेशन होती। क्या होती? नॉन जीरो एक्सलेशन। मींस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, कोई ना कोई उसके पास क्या होती बच्चे, एक्सलरेशन होती। तो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा वो भी टाइम के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा। तो बेटा तो चार्ज पार्टिकल ऐसा करेगा, ठीक है। तो उस समय वो क्या एमिट करेगा, तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करेगा। तो प्रोडक्शन सबसे पहले ही आप किससे कर सकते हो, एक नॉन जीरो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ले लीजिए, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, जो टाइम के साथ क्या कर रहे होंगे, वेरी कर रहे होंगे, और एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर भी होंगे, और साथ में वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हमारा क्या रहेगा, पहला मेथड रहेगा। दूसरी की मैं बात करूं तुम्हारे पास क्या रहेगा, जो बच्चे एलसी सर्किट है तुम्हारे पास, क्या था, एलसी सर्किट था, उसके अंदर हमारा चार्ज क्या कर रहा था बच्चे, ऑसिलेट कर रहा था, जिसके कारण हमारी एनर्जी कभी इंडक्टर के पास था, कभी कैपेसिटर के पास था, कभी इंडक्टर के पास था, कभी कैपेसिटर के पास था। ये हम पढ़ के आए थे हमारी लास्ट यूनिट के अंदर। तो मींस चार्ज आपका क्या क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है। जैसे हमने बनाया भी था, एनर्जी की फॉर्म में बनाना था, ऐसे था तुम्हारे पास। तो बेटा ये क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है अभी यहाँ पे तुम्हारे पास, ठीक। मींस वो क्या करेगा, जो चार्ज पार्टिकल होगा वो कोई ना कोई अपनी एनर्जी को क्या करेगा बच्चे, लॉस करेगा, ठीक है, ऐसे ऑसिलेट करता हुआ। तो वो जो एनर्जी जो भी वो एमिट करेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में क्या करेगा, वो एमिट करेगा, ठीक है। तो बेटे क्या होगा, एलसी सर्किट के अंदर जो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा वो सोर्स होगा किसका, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो भी अपनी एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब तीसरे की मैं बात करूं बच्चे, किसी भी एटम के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये एटम का न्यूक्लियस है, N4 न्यूक्लियस, ये उसकी पहली ऑर्बिट है, ये उसकी दूसरी ऑर्बिट है। जब तुम्हारे पास मान लो इलेक्ट्रॉन, मान लो पहले यहां था, वो यहां से यहां चला गया, जब वो हाइयर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल के अंदर जंप करके आता है, तो बच्चे वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसको हम किसका नाम देंगे बच्चे, EMW का नाम देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम देंगे। तो मीन्स तो कहते हैं ना, जब हाइयर लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में चला गया, तो हमारा एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, और उसके बाद वो लो अपने वापस से नॉर्मल स्टेट में आएगा, तो एनर्जी को क्या करेगा, वो एमिट करेगा। रियलिटी में इलेक्ट्रॉन आपके पास जंप कर रहा होता है एक्साइटेड स्टेट में, वही लेके जाता है एटम को। तो इसका मतलब एक्साइटेड एटम जो होगा तुम्हारे पास बेटा, वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके बाद मैं फोर्थ की बात करूं तुम्हारे पास, अब मान लीजिए हमारे पास यहां एक मेटल है तुम्हारे पास, ठीक है, इसका क्या है तुम्हारे पास, हाई है एटॉमिक नंबर,
ठीक है। तो बेटा सडनली एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस पे होके आके बेटा स्टॉप होता है, तो उस समय बेटा वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे बिल्कुल ही हाई स्पीड से एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे आ रहा है मूव करता हुआ, और सडनली वो क्या कर गया एक मेटल के द्वारा स्टॉप कर दिया गया, तो उस समय बेटा उसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, थोड़ी जो भी उसी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा भी, तो बेटा वो कुछ लॉस आपको जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में मिलेगा। तो ये भी प्रोडक्शन का एक मेथड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं तुम्हारे पास क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या कह सकते हो बेटा प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या होगी, मैक्सवेल ने भी कहा था और अभी भी हमने पढ़ा भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो पहले हमारी कैरेक्टरिस्टिक तो यही होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है बेटा वो प्रोड्यूस होती है तुम्हारे पास किससे भाई, एक्सेलरेटेड चार्ज से। ठीक है, पहले ही प्रॉपर्टी तुम्हारी यही हुई। दूसरी प्रॉपर्टी की बच्चे में बात करूं तुम्हारे पास क्या होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो बेटा वैक्यूम के अंदर, किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से क्या करती है, वो ट्रेवल करती है, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है भाई तुम्हारे पास। क्लियर है? चलिए भाई थर्ड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है उसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है तुम्हारे पास, ट्रांसवर्स होता है भाई, ये हमने प्रूव भी किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज अ ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, मींस उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और साथ में ही डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, मतलब इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हो, और मैं जा रहा हूं वो तुम्हारे पास में क्या होगी, डायरेक्शन होगी, तो देन ऐसे वाइब्रेट कर रहे हो तुम्हारे पास। ठीक है, तो ट्रांसवर्स नेचर होगी। फोर्थ की मैं तुम्हारे पास बात करूं बेटा, तो किसी भी मीडियम के अंदर, किसी भी दूसरे मीडियम के अंदर वैक्यूम को छोड़ के, या फिर डाई इलेक्ट्रिक की मैं बात करूं तुम्हारे पास बेटा, जो मूव करेगी मेरी कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास होगी, तो बेटा उसकी जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होगी भाई, ये बात हमेशा याद रखेंगे भाई। ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, जो बेटा वेलोसिटी होगी या फिर तुम स्पीड कह सकते हो, स्पीड या वेलोसिटी जो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो हमेशा मीडियम के मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के ऊपर क्या करेगी बच्चे, डिपेंड करेगी। तो मीडियम, अलग अलग मीडियम में मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी या स्पीड क्या रहने वाली है भाई, अलग अलग रहने वाली है, वो उनके मीडियम पे डिपेंड करेगी भाई। ठीक है, जैसे अलग मीडियम हो तो उसी के हिसाब से भी उसकी जो ये म्यू और हमने ये पढ़ा था ये क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे ना, अलग अलग मीडियम के लिए क्या होते हैं, म्यू और ई क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है और ये किसके अंदर, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो मीडियम की होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी या फिर स्पीड। ठीक है, इसके बाद में बात करूं तुम्हारे पास बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर तुम्हारे पास क्या होती है बेटा, जो एनर्जी जो भी होगी उसके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो एनर्जी होगी वो बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में, दोनों के अंदर। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी होगी उतनी किसके पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड के पास एनर्जी होगी भाई तुम्हारे पास। क्लियर है? ये हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी रहेगी। इसके बाद में बात करूं तुम्हारे पास, ठीक है, देखो जो भी मैं बात करूं तुम्हारे पास, यहां ये क्या होती है तुम्हारे पास, एम्पलीट्यूड होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया था ना हमने इसको, और यहां मैं बात करूं तुम्हारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो गया भाई तुम्हारे पास। तो एक ही टाइम के ऊपर बेटा मैं बात करूं तुम्हारे पास ये ई नोट होगा भाई, इसको क्या नाम दोगे, बी नोट। तो ई नोट और बी नोट क्या है,
एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। एक तो आप जस्ट ये लिख रहे हो ई का मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक लिख रहे हो तुम ई नॉट का मीन्स क्या होगा, उसका एम्पलीट्यूड या उसकी मैक्सिमम वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर ई नॉट और ई दोनों ध्यान रखना क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। तो उनका जो बच्चे रेशो रहता है वो क्या रहता है, देखो मैं बनाऊं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, बी नॉट रहेगा। बी फॉर बॉल, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट बड़ा होता है, एलिफेंट को ऊपर रख लो, बी नॉट नीचे, छोटी बॉल छोटी होती है, तो एलिफेंट बॉल तो मैंने ऐसे बना रखा है याद करने के लिए, एलिफेंट बड़ा होगा ऊपर रहेगा, बॉल नीचे छोटी होगी नीचे रहेगी। तो बेटा ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट का एक्सप्रेशन बनता है इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है, ई नॉट बाई बी नॉट। और इसका बच्चे यूज होगा कहाँ, न्यूमेरिकल्स के अंदर, याद रखना C इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट। समझाऊंगा मैं आपको ई नॉट क्या होगा, बी नॉट क्या होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे हम बात करें तुम्हारे पास और बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे एर्थ प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हारे पास बात करना चाहूंगा कि जो एक आती है बच्चे इंटेंसिटी की बात। एर्थ प्रॉपर्टी के अंदर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो क्या होती है, अब मान लीजिए मेरी इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके फॉल हो रही है, मान लो इंसिडेंट हो रही है यहां से, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, मान लो कहीं से आ रही है, आई डोंट नो क्या सोर्स रहा होगा इसका, ठीक है, आ रही है बच्चे। तो बच्चे कोई ना कोई क्या होगी इनके पास, एनर्जी जरूर होगी भाई, कोई ना कोई क्या होगी इनके पास, एनर्जी जरूर होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास भाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी एनर्जी है, कितने एरिया के अंदर और कितने टाइम के साथ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी जो रहेगी आई से डिनोट होगा, तो क्या रहेगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये रहेगी बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी, ठीक है, जो क्या करेगी, परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही होगी हमारे एरिया को, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो क्रॉस करेगी किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं, या भी यू लिख सकते हो एनर्जी की जगह पे, आप यू भी यूज कर सकते हो भाई, ठीक है, यू डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई में टी रहेगा। ये थी बच्चे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसके बाद हम तुम्हारे नाइन्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं, तुम्हारे पास मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर, मोमेंटम एंड रेडिएशन प्रेशर। अब देखो भाई जो भी मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड भी होगी, कोई ना कोई भी स्पीड भी होगी, ठीक है। और हमने बात की स्पीड, वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी, कोई दूसरा मीडियम होगा तो अलग तुम्हारे पास उसकी स्पीड या वेलोसिटी मिलेगी तुम्हारे पास, चलो ठीक है। और साथ में बच्चे उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी भी है, कुछ ना कुछ के एनर्जी भी है, तो एनर्जी भी है और उसकी स्पीड भी है, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम भी रहेगा। तो मोमेंटम जो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बच्चे, उसका पी से लिख रहा हूं, और वो क्या रहेगा, एनर्जी डिवाइड बाय में स्पीड, एनर्जी डिवाइड बाय में स्पीड। ये मैं बात कर रहा हूं कहां, वैक्यूम के अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। वैसे आपने पढ़ा होगा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर वैसे क्या है, मैं बेसिकली बात करूं, छोटे छोटे फोटोन होंगे, ठीक है, जो कि बंडल एनर्जी के पैकेट का नाम दिया जाता है उनको, ठीक है, ओके। तो उनकी एनर्जी कितनी होती है तुम्हारे पास, एच न्यू बोल देते हैं, या अकॉर्डिंग टू मैं आइंस्टीन के अकॉर्डिंग बोलूं एम सी स्क्वायर होती है, कितनी होती है, एम सी स्क्वायर होती है। तो एम सी स्क्वायर होगी तुम्हारे पास, मतलब मोमेंटम मान लो बेटा एम सी है, कितना है, एम सी होगा तुम्हारे पास, ठीक है। और एनर्जी कितनी होगी, एम सी स्क्वायर, मान लो ये बात कर लो, एनर्जी एम सी स्क्वायर होगी ना, इतनी बात की तुमने एक बार, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ रिलेशन कहां से आई है। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, एम सी मल्टीप्लाई में सी इज इक्वल टू न्यू हो गया, एम सी इज इक्वल टू न्यू बाय में सी, एक सी को वहां लेके भाई, ये क्या है, मास इनटू स्पीड, वो क्या होगी, वेलोसिटी होगी, इज इक्वल टू यू बाय में सी। तो यहां से बच्चे ये एक्सप्रेशन बनाया गया, ठीक है। तो मोमेंटम एसोसिएट होगा जो मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ, जो किसी भी जो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर रही होगी, तो कितना होगा बेटा,
उसकी एनर्जी डिवाइड बाय में उसकी स्पीड, ठीक है। और यहां से मैंने वो फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। इसके बाद में बच्चे बात आती है किसकी, रेडिएशन प्रेशर की। किसकी बात आती है, रेडिएशन प्रेशर की। तो रेडिएशन प्रेशर जो रहे तो वो बच्चे आपके पास देखिए, रेडिएशन प्रेशर मींस हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना प्रेशर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेडिएशन प्रेशर। वैसे प्रेशर सुना हुआ है फोर्स बाय एरिया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है तुम्हारे पास यूनिट एरिया के अंदर, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, उसका प्रेशर रहेगा। जैसे मैं बात करूं भाई, प्रेशर को पी से लिख लो तुम्हारे पास, ठीक है। तो प्रेशर को पी से लिखा तो क्या हुआ, फोर्स बाय एरिया हुआ भाई, फोर्स बाय एरिया लिख सकते हो। और प्रेशर वैसे तुम्हारे पास क्या होता है, फोर्स क्या होता है, डीपी बाई डी होता है। इनटू में ए है ही तुम्हारे पास, इनटू में तुम्हारे पास ए है ही। और डीपी मोमेंटम को छोड़ना चाहो तो तुमने अभी भी पढ़ा, क्या था, u बाय में c था, u बाय में a को वही रखा, u बाय में c इनटू में क्या है तुम्हारे पास, dp बाई dt रहेगा बच्चे, क्या रहेगा, dp बाई dt अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल dp बाई dt। और dp क्या है तुम्हारे पास, मोमेंटम है किसी भी उसकी रेडिएशन का या मोमेंट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो वो क्या हुआ, एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड, इनटू में क्या रखा हुआ है, dt रखा हुआ। तो आप फॉर्मूला ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। वो हमारी मर्जी रहेगी हम कैसे भी यूज करें, न्यूमेरिकल के यूज होगा, हम यूज इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारे पास क्या कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं बेटा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। आगे आता है हमारे पास क्या, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखेंगे क्या है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। बच्चे ये हर्ट्ज एक पहले साइंटिस्ट थे जो अपना क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर, ठीक है। तो वो कहते हैं भी हाँ मैक्सवेल बिल्कुल सही था, भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है और वो हाँ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से ही डेवलप होती है वो मोस्टली, ठीक है। तो कैसे, तो बेटा हर्ट्ज ने 1888 के अंदर कहा जाता है, वैसे 1887 में मिलेगी वो कहीं पे, ठीक है, 1886 में मिल सकती है, तो राउंड ऑफ है तुम्हारे पास, ठीक है। तो 1888 के अंदर हर्ट्ज नाम के जो साइंटिस्ट थे वो पहली बार एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन के ऊपर, उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर। तो उनका जो बेसिक जो आइडिया रहता है हर्ट्ज का, वो क्या रहता है भी, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल या ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेगा भाई, एमिट करेगा, छोड़ेगा वो, ठीक है। ओके, तो क्या था उसका एपरेटस जो था, वो क्या थी, देखो बच्चे स्टार्टिंग में क्या था उसके पास, दो बच्चे मेटलिक प्लेट थी, एक यहां ली है मैंने और एक बच्चे मैं यहां कहीं बना लेता हूं, ठीक है। एक मान लो तुम्हारे पास यहां होगी, ठीक है, टू मेटलिक प्लेट है। मान लो बेटा ये ए प्लेट है, ये क्या है तुम्हारे पास, बी प्लेट है, क्लियर। दोनों की दोनों प्लेटों को दो मेटल के बने हुए स्फीयर से क्या किया गया था, अटैच किया गया था, यहां S1 और S2। S1 और S2 क्या है, दो मेटेलिक स्फीयर है तुम्हारे पास, ठीक है। तो जो क्या है, कॉपर वायर के थ्रू इन दोनों मेटेलिक प्लेट से क्या है बच्चे, वो कनेक्ट है तुम्हारे पास, ठीक है। और इन दोनों स्फीयर के अक्रॉस बच्चे हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया जा रहा है, किसके द्वारा, इंडक्शन कॉइल के द्वारा। किसके द्वारा, इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल समझ रहे हो तुम, यूनिट नंबर 4 के अंदर आया था, ठीक है। इंडक्शन कॉइल लगा रखी होगी, ठीक है, तो उसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे, ठीक है, तो लार्ज ईएमएफ आएगा, जो भी तुमने पढ़ रखा है।
तो इंडक्शन कोयल मैंने यहाँ लगा रखे तुम्हारे पास, ठीक है, S1 और S2 की अक्रॉस, ठीक है, जो क्या देगी, लार्ज अमाउंट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देगी S1 को और S2 को, ठीक है। और साथ में बच्चे मैंने यहाँ क्या लगा रखा है, डिटेक्टर लगा रखा है। क्या लगा रखा है, डिटेक्टर लगा रखा है। मैंने नहीं लगा रखा, हर दिन लगा रखा है भाई, ठीक है, डिटेक्टर। तो ये बेटा उसका प्रैक्टिस था तुम्हारे पास, ठीक है, जो गैप था उसका ये फिक्स था तुम्हारे पास, ठीक है। तो 60 कुछ रहा तुम्हारे पास रेंज इसकी। तो देखो वो क्या करता है, जैसे इंडक्शन कोयल को बेटा वो ऑन करता है, तो इंडक्शन कोयल ऑन होते ही S1 और S2 को तुम्हारे पास क्या मिलेगा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि जो यहाँ पे जो भी एयर होंगी ना तुम्हारे पास, जो भी एयर होगी S1 और इस गैप के बीच में, जो गैप है S1 और S2 के बीच में, तो इसके पीछे जो एयर होगी वो तुम्हारे पास बच्चे क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आयोनाइज्ड। मींस वहां पे आयन बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया वहां से। तो वैसे जैसे ही डेवलप होते ही, तो जो भी मेटल ली है मैंने, तुम्हें पता है मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तुम्हारे पास, मतलब चार्ज होता है फ्री। तो वहां से इसके जो भी चार्ज थे ना ए और बी मेटल के, तो उन चार्ज को पता लगा भी S1 और S2 गैप के बीच में चार्ज आ चुका है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी वो तुरंत बेटा इस वायर के थ्रू कहाँ आना स्टार्ट हो गए, इस गैप के अंदर स्टार्ट हो गए, यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए अभी। तो मीन्स मेरी जो मेटल थी दोनों की दोनों, वो क्या हो गई, यहाँ पे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गई थ्रू द कॉपर वायर, ठीक है। और जैसे ही वो चार्ज यहाँ पे आया S1 और S2 गैप के बीच में, तो तुम्हें पता चार्ज जब चार्ज से टकराएगा वहां पे स्पार्किंग होगी। क्या होगी, जब भी चार्ज चार्ज से टकराएगा स्पार्किंग होगी, और वो स्पार्किंग मेरे को कहां दिखी, लाइट की फॉर्म में दिखी, मतलब रेडिएशन की फॉर्म में दिखी भाई। और वो जो भी रेडिएशन थी बेटा वो कहां, इस डिटेक्टर के द्वारा क्या कर ली गई बेटा, डिटेक्ट कर ली गई। तो यहाँ पे बहुत सारी लार्ज अमाउंट के अंदर बेटा क्या आ गई तुम्हारे पास, इल्यूमिनेशन आ गई। तो उससे पता लगा भी कुछ न कुछ तो आया है यहाँ पे। तो रियलिटी में क्या किया गया, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे डेवलप किया गया, आयन पैदा किए गए तुम्हारे पास। वो तभी आए होंगे जब वो क्या होंगे तुम्हारे पास, एक्सेलरेटेड हुए होंगे, यहाँ से फिर वापस से चार्ज डिस्चार्ज हो दोनों मेटल का। यहाँ पे आते ही क्या होगी, बहुत बड़ी स्पार्किंग हुई तुम्हारे पास, और उस स्पार्किंग से क्या निकल रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही थी, कुछ वेव निकल रही थी, रेडिएशन निकल रही थी, जिनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रख दिया। वो डिटेक्टर के थ्रू तुम्हारे पास डिटेक्ट कर ली गई थी। तो उनकी जो वेवलेंथ थी, ठीक है, तुम्हारे पास वेवलेंथ की बच्चे बात करूं, वो कितनी रही थी, 6 मीटर रही थी राउंड। कितनी रही थी, 6 मीटर क्या रही थी बच्चे, वेवलेंथ रही थी, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, दोनों की दोनों जो मेटल होगी तुम्हारे पास, ठीक है, ये एक दो प्लेट की तरह काम कर रही है। तो इनको उसने कैपेसिटर का नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, सी का। भाई ये कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रही होंगी। और ये जो वायर मैंने यूज कर रखी है, उसने कहा भी ये कोयल की तरह होगी। तो जो भी मैंने यहाँ पे कोयल वायर यूज कर रखे, तो वहां पे इंडक्टेंस भी होगा कुछ ना कुछ। तो करीब एलसी सर्किट बन रहे हैं। क्या बन रहा है, एलसी सर्किट जैसी फिगर आ रही है तुम्हारे पास, ठीक है। तो और उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 1/2 पाई रूट LC होती है, LC। और उसकी वैल्यू जो डिटरमाइन की गई है वो 3 × 10 की पावर तुम 86 जो भी होगी तुम्हारे पास, ठीक है, वो उसने क्या कर रखी थी बेटा, फिक्स कर रखी थी, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारे पास क्या रहे, तो ये था बच्चे मेरा क्या, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए भाई एक बात, चलो इससे पहले इसके बाद आता है बच्चे तुम्हारे पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे यूनिट का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, आप +1 क्लास में आप इसको पढ़ चुके हो केमिस्ट्री के अंदर, फिर इसके अंदर दोबारा आया हमारा, दोबारा पढ़िए बेटा क्या कहता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जस्ट एक ऑर्डर बनाया गया है, ठीक है, किसका अरेंजमेंट का, किसकी अरेंजमेंट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अरेंजमेंट का एक ऑर्डर बनाया गया है, जिसके अंदर बेटा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। इट जस्ट अ ऑर्डर टू अरेंज द
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो देखो बच्चे, तो क्या होगा तुम्हारे पास, देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो न्यू होगी, और बेटे जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी तुम्हारे पास, लैम्डा होगी। तो इनके अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया एक ऑर्डर के अंदर। ठीक है, अब सीक्वेंस जो रहेगी हमारी याद करने की वो क्या रहेगी, एक बार ये देख लीजिए। देखो बच्चे, हमने सीक्वेंस बना रखी है, क्या होगी तुम्हारे पास, रीना मीना आई। भाई रीना और मीना नाम की दो लड़कियां थी कोई भी, ठीक है, वो किसी भी जगह पे आई, मान लो स्कूल में आई, रीना मीना आई, ठीक है, फिर आई है, ठीक है, वरना उनको एक्स गामा। तो ये सीक्वेंस मैंने बना रखी है याद करने के लिए, आपको अच्छे लगे आप यूज कर सकते हो। रीना मीना आई वरना उनको एक्स गामा, ठीक है, एक्स गामा। तो बच्चे देखो, आर से क्या बनेगा तुम्हारे पास, रेडियो वेव। क्या बनेगा, रेडियो वेव। एम पे क्या बनेगा बेटा, माइक्रोवेव। क्या बनेगा, माइक्रोवेव। आई पे क्या बनेगा बेटा, इंफ्रारेड वेव, या इसको आई आर वेव भी बोल दिया जाता है, या रे बोल दो। ठीक है बेटा, वरना मीन्स विजिबल लाइट। उनको इससे बना बेटा क्या, यूवी या अल्ट्रावायलेट रेज, या बेटा आप यूवी रेज बोल सकते हो। ठीक है, बाद में बेटा एक्स से क्या होगी, एक्स रेज, और फिर कौन सी है तुम्हारे पास, गामा रेज। ठीक है, एक और होती है तुम्हारे पास, मैं बात करूं तुम्हारे पास कॉस्मिक रेज। कौन सी, कॉस्मिक रेज। ठीक है, चलो ठीक है, वो हमारे यहां नहीं है, हमने सिर्फ इनके बारे में डिस्कस करना है। क्या, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थी, तो वो कितनी थी तुम्हारे पास, मैंने यहां बता दी, उनके सबके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सारी की सारी। तो इनके तुम्हारे पास क्या है, कोई ना कोई मान स्टार्टिंग से वेवलेंथ और लास्ट में कोई ना कोई वेवलेंथ रही होगी। तो उनमें से क्या कर लिया, चुन लिया कि भाई यहां से लेके यहां तक की जो वेवलेंथ होगी उनका नाम रेडियो वेव रख दिया, आगे वाले जो होगी उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड वेव, विजिबल, ऐसे सीक्वेंस बना रखी है उन्होंने। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम है बच्चे, उसके अंदर एक छोटा सा रीजन ऐसा भी है जिसका यूज हम क्या करते हैं, हमारे चारों तरफ की जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनको हम देखने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसका नाम क्या है बेटा, विजिबल लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा छोटा सा रीजन है ये, ठीक है, विजिबल लाइट। तो यहां देखिए, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चे, जैसे ही मान लो हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, तो हमारी जो वेवलेंथ होती है बच्चे वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो क्या रहेगी वो यहां पे क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, मैं बात करूं सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो रहेगी वो किसकी रहेगी, रेडियो वेव की रहेगी, क्योंकि यहां से यहां डिक्रीज हो रही है वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की, फिर माइक्रोवेव की, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, और सबसे कम जो वेवलेंथ रहेगी वो किसकी रहेगी बेटा, गामा रेज की रहेगी। क्या रहेगी, गामा रेज। और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। जब नीचे से ऊपर आ रहे हो तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी तुम्हारे पास, गामा रेज की होगी। तो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लार्जेस्ट क्या रहेगी बच्चे, फ्रीक्वेंसी रहेगी, और स्मॉलेस्ट क्या रहेगी बच्चे इसकी, वेवलेंथ। और इसी की रेडियो वेव की मैं तुम्हारे पास बात करूं बेटा, क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। लार्जेस्ट क्या रहेगी इसकी तुम्हारे पास, वेवलेंथ रहने वाली है, और स्मॉलेस्ट क्या रहने वाली है भाई इसकी तुम्हारे पास, फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। क्लियर है, ठीक है, तो इस सीक्वेंस में चलेगा भाई। ठीक है, तो रिमेंबर रखेंगे भाई। ठीक है, अब तुमको मान लो कोई भी क्या दे दे, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आया हमारे एग्जाम के अंदर, उसने कोई भी 4 वेव दी,
ठीक है। तो उसने कहा कि बताओ इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है या लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी है, मतलब उन्होंने पूछ लिया। तो ये सीक्वेंस याद रखना, रीना मीना आई वरना उनको एक्स गामा सीक्वेंस में है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की होगी भाई, फिर उससे कम माइक्रोवेव की होगी, फिर इंफ्रारेड की होगी, फिर विजिबल की होगी, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे। ठीक है, तो ऐसे रहेगी बच्चे। तो इस सीक्वेंस को याद कीजिए, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे यहां से कंप्लीट होगा बच्चे। ठीक है, तो इसके बाद में बात करूं बेटा विजिबल लाइट की बात करूं। ठीक है, तो विजिबल लाइट की मैं यहां बात करता हूं। तो विजिबल लाइट को और आगे क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं किसके अंदर बच्चे, विबग्योर के अंदर। किसके अंदर, विबग्योर। यहां से विबग्योर और बनता है तुम्हारे पास। ठीक है, और विबग्योर का तुम्हें पता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज और तुम्हारे पास क्या बना, रेड बना। ठीक है, तो ये रहेगा बच्चे तुम्हारे पास क्या, विब। तो बेटा क्या रहेगा, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये रहेगी। तो यहां भी मैं सीक्वेंस की बात करूं बच्चे, जब वॉयलेट से रेड की तरफ आप जाओगे तो आपकी जो बच्चे क्या रहेगी, वेवलेंथ रहेगी, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो मीन्स सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी मिलेगी आपको, रेड कलर की मिलेगी, और सबसे कम किसकी मिलेगी बेटा, वॉयलेट की मिलेगी। ठीक है, क्या वेवलेंथ, तो सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट, सबसे ज्यादा वेवलेंथ आर। फिर तुम्हें पता है आर से कम ऑरेंज, ऑरेंज से कम येलो, येलो से कम ग्रीन, ग्रीन से कम ब्लू, ब्लू से कम इंडिगो, फिर सबसे लास्ट में वॉयलेट। लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी, इधर से उधर जाओगे तो। ठीक है, ये क्या बता दिया मैंने, डिक्रीजिंग ऑर्डर बता, सॉरी, इधर से उधर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका है, वेवलेंथ का। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगी वो किसकी रहेगी, वॉयलेट की रहेगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। और सबसे कम किसकी रहेगी हमारे पास, रेड कलर की रहेगी बच्चे। तो ये सीक्वेंस याद रखना हमेशा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया मैंने किसका, वेवलेंथ का, और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ये रहेगी बच्चे। तो बाद में हम बात करें भाई रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, तो इनके ऊपर एग्जाम के अंदर जो हमारा क्वेश्चन आता है बेटा 1 मार्क्स का, तो कोई भी आपको ये पूछ लेगा कि मान लो कोई भी एक यूज बता दो। ठीक है, या डेफिनेशन पूछ लेगा रेडियो वेव क्या होती है। ठीक है, तो आप बताओगे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इस प्रकार ये प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे भी बताओगे आप। ठीक है, और साथ में 2-3 इसके यूज याद करोगे। वैसे बुक के जितने भी यूजेस है सारे के सारे आपको अच्छे से क्या होने चाहिए बच्चे, वो लर्न होने चाहिए। ठीक है, हमारे काम आने वाले हैं वो सारे के सारे यूजेस, क्योंकि यूजेस कोई भी एक यूजेस दे देगा, पूछेगा बताइए कौन सी वेव इस यूज में, कौन सी वेव है जिसका यूज इस प्रकार किया जाता है, तो आप बताओगे फिर। तो सारे के सारे जो बुक में यूजेस दिए हुए वो सारे आपको लर्न होने चाहिए। समझाने वाला उनमें कुछ भी नहीं है, जस्ट लर्न कीजिए, आपको पता चलेगा भी कहाँ किसका यूज होता है। और रही बात ये प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन भी आपको याद रखनी है। तो बेटा रेडियो वेव जो होती है, इसमें पहले की एक की बात कर लो, जो हमारा एलसी सर्किट होता है उसके अंदर जो करंट बोल दो या चार्ज बोल दो जो ऑसिलेट करता है तुम्हारे पास, ठीक है, ऐसे ऑसिलेट करता है, तो उसके कारण हमारे सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप होती है जिसका नाम क्या रहता है, रेडियो वेव। तो कहां प्रोड्यूस होती है, इन एलसी सर्किट। ठीक है, ड्यू टू ऑसिलेटिंग करंट या फिर चार्ज। ठीक है, और बड़ा यूज की बात, और यदि बात तो सबसे लार्जेस्ट क्या रहेगी इसकी वेवलेंथ रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, और सबसे कम क्या रहेगी इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। और बड़ा यूज की बात करूं, जो भी जिस भी फोन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, वीडियो सीन कर रहे हो, तो उसके अंदर बेटा सेलुलर फोन के अंदर सिग्नल की फॉर्म में किसका यूज होता है तुम्हारे पास, रेडियो वेव का यूज होता है भाई तुम्हारे पास। ठीक है, हमारे सेलुलर फोन के अंदर। ठीक है, और जो भी टीवी सिग्नल होते हैं हमारे पास वहां भी रेडियो वेव का यूज होता है। ठीक है, स्काई वेव प्रोपेगेशन के अंदर भी, ठीक है, स्काई वेव प्रोपेगेशन, ठीक है, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, ठीक है, इन सब के अंदर सिग्नल को जो हम ट्रांसमिट करते हैं ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर, तो बेटा वो सिग्नल किसकी फॉर्म में होता है, रेडियो वेव की फॉर्म में। और एफएम रेडियो के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ यूजेस है, ठीक है, किसके, रेडियो वेव के। तो माइक्रोवेव की बात करो बेटा, माइक्रोवेव जो तुम्हारे पास रहने वाली है वो बेटा क्या रहती है, हॉट बॉडीज जो तुम्हारे पास होंगी। ठीक है, तो उनसे क्या होती है तुम्हारे पास डेवलप होती,
ठीक है भाई। तो नहीं भाई, नहीं नहीं सॉरी, माइक्रोवेव ये नहीं होती, माइक्रोवेव वो इंफ्रारेड वेव होती है भाई, ठीक है, जो हमने बताई। तो माइक्रोवेव जो तुम्हारे पास रहेगी उसके लिए स्पेशल टाइप की वैक्यूम ट्यूब्स होती है। क्या होती है? वैक्यूम ट्यूब्स, मतलब एक ट्यूब बनाई जाती है, ठीक है, मतलब किसी भी आप ग्लास की लगा सकते हो, उसके अंदर बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, मतलब कोई भी पार्टिकल एयर प्रेजेंट ना हो, तो उसके अंदर बेटा हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सलेट करवा के हम क्या करते हैं, इन माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करते हैं। ग्लाइस्ट्रॉन नाम की ट्यूब होती है तुम्हारे पास, ठीक है, गन डायोड नाम की ट्यूब होती है, तो उसके अंदर माइक्रोवेव को डेवलप प्रोड्यूस किया जाता है तुम्हारे पास, ठीक है। तो और इसका जो यूज होता है सबसे बढ़िया मैं यूज बताऊं तुम्हारे पास, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में होता है तुम्हारे पास, ठीक है। और साथ में हम जो यूज करते हैं माइक्रोवेव का, माइक्रो ओवन जो होता है हमारे पास वहां पे यूज होता है, ठीक है। इसी प्रकार बेटा जो भी ये तुम्हारे पास दे रखे, इंफ्रारेड जो वेव होती है वो वेरी हॉट बॉडीज जो तुम्हारे पास होंगी, ठीक है, तो उनसे जनरेट की जाती है इंफ्रारेड वेव को तुम्हारे पास, ठीक है। हॉट बॉडीज मतलब वेरी हॉट, वेरी हॉट के लिए हम क्या करते हैं, जो भी तुम्हारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज होती है इनके लिए हम यूज कर लेते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो और इंफ्रारेड का यूज भी हमारे डेली लाइफ के अंदर बहुत कुछ है। सिमिलर वे में आप वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप बुक से अच्छे से लर्न करोगे, समझाने वाला इनमें कुछ है नहीं, इनकी डेफिनेशन के अंदर या फिर इनके यूजेस के अंदर, ठीक है। गामा रेज आपको पता है कहां से निकलती है, ऑलवेज न्यूक्लियस से ट्रांसमिट होती है तुम्हारे पास, ठीक है, वहां से ही जनरेट होगी। तो जब कोई भी एक न्यूक्लियस अपने जब कोई भी न्यूक्लियस एक्साइटेड हो जाता है और बाद में फिर लोअर स्टेट में आता है, अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है, तब वो गामा रेज को क्या करता है बच्चे, एमिट करता है। और गामा रेज कभी भी न्यूक्लियस टूटता है ना किसी भी एटम का, वहां पे बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स या रेज बोल दो, वो एमिट होती है। तो उनके साथ साथ तुम्हारे पास क्या आती है, गामा रेज भी बाहर आती है। तो न्यूक्लियस के एक्साइटेशन से तुम्हारे पास गामा रेज की प्रोडक्शन होती है। और एक्स रेज की मैं बात करूं तुम्हारे पास क्या, वही वाली भी हमने बात की थी, कोई एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन सडनली इंसिडेंट कर स्टॉप हो जाए एक हाई एटॉमिक नंबर की मेटल के ऊपर आके, तो वहां से जो एनर्जी एमिट करेगा अपनी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एमिट करेगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एमिट करेगा, वो उसकी प्रोडक्शन रहेगी, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट तुम्हें पता है इसके लिए बेटा क्या स्पेशल टाइप के लैंप होते हैं, स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, लैंप होते हैं, ठीक है। और साथ में मैं बात करूं सन बेस का सोर्स रहेगा अभी, ठीक है। और वेरी वेरी हॉट बॉडी से भी ये क्या होता है तुम्हारे पास एमिट होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। और इसकी लार्ज अमाउंट यदि ह्यूमन बॉडी को मिल रही है तो बेटा वो आंखों के लिए क्या रहेगी, उसके लिए हार्मफुल रहेगी। और विजिबल लाइट तो तुम्हारे पास रहेगी बच्चे, वो क्या रहेगी, कोई भी एटम जो होगा उसके एक्साइटेशन से निकलती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से, लोअर हाइयर से लोअर के अंदर, मतलब ऑर्बिट के अंदर हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में वो जंप करेगा, तब क्या निकलेगी तुम्हारे पास, विजिबल लाइट निकल के आएगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। इंफ्रारेड मैंने आपको बता दिया हॉट बॉडी से निकलेगी तुम्हारे पास, ठीक है। और बेटा ये ऐसी इतनी खतरनाक इतनी ज्यादा वो होती है तुम्हारे पास कि इनको हम अपनी आंखों से डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन स्नेक जो हो गए वो इनको डिटेक्ट कर सकते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। इसके बाद इसी के साथ बेटा हमारी यूनिट का द एंड होता है, ठीक है। बहुत ही छोटी सी यूनिट थी, एक लेक्चर में फिनिश होने वाली थी, लेकिन हमने इनको इस यूनिट को हम 2 लेक्चर के अंदर लेके गए आपके लिए। तो बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स की मैं चर्चा कर लेता हूं, न्यूमेरिकल्स के जो कंसेप्ट हमारे यूज होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ध्यान देना इसको, न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे ये बातें। बेटा स्पीड ऑफ लाइट जो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो क्या होती है तुम्हारे पास, एलिफेंट बड़ा होता है, बॉल छोटी होती है, बॉल नीचे रखो फिर, ठीक है। एक फॉर्मूला तुम्हारे पास ये रहा बच्चे, ठीक है। एंड अनदर फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या रहेगा बच्चे, न्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास, सी होता है। यहां से फॉर्मूला बना लो, सी बाय लैम्डा बन सकता है, या लैम्डा की बात करो सी बाय न्यू बन सकता है। फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड से यही बने तुम्हारे पास, यहां तक क्लियर है। एक बात और मैं बात करूंगा यहाँ पे, एक चीज की और बात करेंगे यहाँ पे, से मान लो हमारे यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पहले मैंने 3 डायमेंशनल बना लेता हूं मैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है तुम्हारे पास बेटा जेड एक्सिस है, ठीक है। आई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है बेटा वो कौन सा होता है, आई कैप होता है, हमें पता है। और वाई के अलोंग कौन सा होता है, जे कैप होता है। और के अलोंग क्या होता है, के कैप होता है।
ठीक है। तो आपको देगा हमेशा पिक्चर के अंदर, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उसने एक वेव की नोटेशन के फॉर्म में वो आपको देगा, ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा वेव की फॉर्म में। कैसे करेगा वो बताएंगे हम। तो ये याद रखना, यदि मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक वेक्टर की वैल्यू दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, तो वहां पे लिखा हो, मान लो कैसे दे दे, वो बोल दे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ई की वैल्यू आपको बेटा ये दे रहा है, मान लो वहां पे 3.6 वोल्ट पर मीटर जे कैप दे रहा है, मान लो ऐसे दे दिया उसने, ठीक है, ऐसे दे दिया भाई। तो समझ जाना, हाँ, वोल्ट पर मीटर यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, पता होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकाली गई है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। E इज इक्वल डीवी बाई डी आर, वोल्ट मीटर बनेगी, वोल्ट पर मीटर। तो जे कैप लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या बेटा, वो वाई एक्सिस के अलोंग है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट कर रहा है वो अलोंग द वाई एक्सिस कर रहा है, जे कैप ये यहाँ पे शो कर रहा है, क्लियर है। और कई बार वो आपको मान ले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दे, ठीक है, उसके साथ भी आई जे कैप लगा हुआ मिले, समझ जाना किसके अलोंग वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वो वेक्टर रहेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आंसर जब निकालोगे, अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो लास्ट में जे के आई लगाना वो तुम अपने आप से लगा सकते हो। अब मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको यहाँ पता लग गया, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं मेरी वेव जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। तो जेड एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन तो जेड एक्सिस हुई ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, जे की वाई के अलोंग होगा। तो सीधी सी बात है भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, एक्स एक्सिस के अलोंग मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो भी तुम एक्सप्रेशन लिखोगे ना लास्ट में आंसर के अंदर से पूछा गया होगा, जो भी आंसर आया तुम्हारे पास, टेस्ला तुम यूनिट लगाओगे, तो बेटा वहां क्या लगाओगे, आई कैप लगाओगे, क्या लगाओगे, आई कैप लगाओगे। आई कैप का मतलब भाई एक्स एक्सिस के अलोंग था, ठीक है। ये रिमेंबर रखेंगे हमेशा भाई, ठीक है जी, आप रिमेंबर रख लोगे, अच्छे बच्चे हो। अब भाई मैं बात करूं इसके बाद बेटा, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहेगी, हाँ एक बात और, ये फॉर्मूला हमने सुन लिया, 2 पाई न्यू, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, ओके। इसके बाद बच्चे मैं बात करूं तुम्हारे पास कि जो भी वेव होती है ना उसके लिए एक वेव वेक्टर डिफाइन होता है। क्या होता है डिफाइन, एक वेव वेक्टर जिसको स्मॉल के से लिखा जाता है, और उसकी जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है, 2 पाई बाय लैम्डा। कितनी होती है बच्चे, 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, ये हमारी वैल्यू रहेगी उसकी। के इज अ वेव वेक्टर, 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये फॉर्मूले आपके यूज होंगे क्या निकालने के लिए, मान लो आपसे वो फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, या किसी वो क्या पूछ ले बच्चा, वेवलेंथ पूछ ले, वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो जैसे मैं दे रहा हूं आपको, देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि जैसे, हाँ, रिप्रेजेंटेशन की बात कर लो, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी उसने, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मान लो बेटा कह रहा ई एक्स लगा के दे दिया भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही हो, तो यहाँ पे उसने वैल्यू दी, मान लो कुछ भी 2.3 इंटू में बेटा यहाँ दे दिया उसने, मान लो साइन 2.3, मान लो यहां दे दिया उसने 1.5 एक्स प्लस में 2t, ये वैल्यू दे दी बच्चा 2t, ठीक। अब देखो, तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वेव की फॉर्म में साइनसोइडल वेरिएशन थी ना, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन जो रहती है वो या क्या रहती है तुम्हारे पास, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या के एक्स प्लस ओमेगा टी, जो भी लिख लो तुम तुम्हारे पास, ठीक है। ये, या मैग्नेटिक फील्ड को इसी प्रकार लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये लिखा मैंने वहां पे, क्लियर है, ठीक है। सेम रहेगी वैल्यू भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की, मतलब वेरिएशन के साथ बोल रहा हूं। तो देखना, तो बेटा जो एक्सप्रेशन में जो आगे होगा वो उसका एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेव रिप्रेजेंटेशन होगी तो उसके अंदर साइन के आगे जो होगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा, जिसको ई नोट से हम डिनोट करते हैं, ई नोट, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड होगा ई नोट, और साइन यदि बी का फॉर्मूला दे रखा हो, बी का एक्सप्रेशन दे रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड का दे रखा हो, तो साइन के आगे जो होगा वो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू, इसको बी नोट बोलते हो आप, क्या बोलते हो, बी नोट बोलते हो। ये बात तो क्लियर होगी भाई। चलो अब बेटा यहां देखो
टी जो टाइम है उसके साथ ओमेगा प्रेजेंट होगा, भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगी, और एक्स जो होगा उसके साथ बच्चे क्या प्रेजेंट होगा तुम्हारे पास, क्या प्रेजेंट होगा, वेव वेक्टर। क्या होगा, वेव वेक्टर जो कि स्मॉल के से मैंने नोट किया, सिमिलर वे में नीचे वाली होगी भाई। अब इक्वेशन आपको टीचर ने ऊपर वाली दे दी, ठीक है, ऊपर वाली दे दी, और बच्चों से पूछ लिया कि बेटा मेरे को बताओ, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी बता दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और मेरे को वेवलेंथ बता दो। बच्चे वहीं पे कंफ्यूज कर क्या कैसे करें, तो यहां से करो ना, एक्स के साथ होगा वो वेक्टर के, मतलब वेव वेक्टर होगा तुम्हारे पास, मतलब के की वैल्यू होगी भाई, किसकी वैल्यू होगी बच्चों, के की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में के की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, और के की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1.5। क्या लैम्डा नहीं आ जाएगा क्या यहां से, अब पाई की वैल्यू 22/7 तुम्हें पता होगी, सबको पता है, तो लैम्डा आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब लैम्डा यहां से आ गया भाई, ये वो यूज कर लो, अब स्पीड ऑफ लाइट वाला सी बाय लैम ये वाला यूज कर लो, आगे जाने की जरूरत ही ना है भाई, ये यूज कर लो, यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तुम्हारे पास। नहीं नहीं सर हम दूसरा तरीका अपना लो भाई, वहां से भी सेम आएगा, टाइम के साथ क्या होगा, ओमेगा होगा भाई, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 2, तो न्यू जो रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहे, 1/पाई बनाना, तो यहां से आप वो वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो बीच में आपको बता रहा हूं कि कैसे आप न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे, तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हो बच्चे, सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, अब मान लो ये पूछ लिया भाई, अब मान लो इक्वेशन मेरे को सिर्फ ये दी हुई है, चलो दी हुई है, कह रहा है कि मान लो बेटा मेरे को एक्सप्रेशन लिख के दिखा दो, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। बच्चे का आगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे लिखे अभी, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड बताया तो अभी, बी नॉट बी इज इक्वल टू बी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो साइन फंक्शन होता है एज इट इज एंगल के साथ, ठीक है, सेम। तो भाई बी नोट निकालना ओनली जस्ट, मान लो यहां से बी, यहां देखो पहले तो इस इक्वेशन में मैं बात करूं, ई नोट की वैल्यू है कितनी है, 2.3, कितनी है 2.3, लगा लो वोल्ट पर मीटर मिलेगा, वोल्ट पर मीटर होगा। अभी अभी भी तो पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला दिख नहीं रहा क्या, दिख रहा है सर, ठीक है, यहां से निकाल लो क्या, C इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट, बी नॉट क्या बना, ई नॉट डिवाइड बाई सी बना, ई नॉट डिवाइड बाई सी बना। तो यहां से आप क्या करो, तो बी नोट निकल देगा भी बेटा, यहां से बी नोट की वैल्यू निकल गई, तो बी नोट की वैल्यू जो भी आ रही है, मान लो मैं वैसे ही अपनी मर्जी से ले लेता हूं भाई, मान लो कुछ भी आई है तुम्हारे पास, 3.2 टेस्ला आ गई मान लेते हैं, अब रख दो यहाँ पे 3.2 रख दो, ओमेगा की वैल्यू ये रखी 1.5 सॉरी 2 रखी है, अब सब कुछ गिवन है, हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा और क्या हो सकता है तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स के अंदर, मान लो मैंने ये कहा कि भाई मेरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका जो वेवलेंथ का जो रेडियो ट्यूनिंग लगा लो, कुछ भी लगा लो तुम्हारे पास, भाई मैंने क्या दिया आपको, रेंज दे दी, ठीक है, मतलब बैंड दे दिया भाई, यहां से बैंड का मतलब होता है भाई उसके अंदर वैल्यू मिलेगी भाई, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कितनी होगी। मान लो मैंने आपको ये दे दिया कि फ्रीक्वेंसी का बैंड दिया बेटा 2 × 10⁷ हर्ट्ज से लेके मैंने दिया 5 × 10⁹ हर्ट्ज तक दे दिया, ये दिया शुरू में, ये है लास्ट में कितना तुम्हारे पास, ये वाली है, ठीक है। तो मैंने कभी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का बैंड दिया है, बैंड का मतलब इसके अंदर इनिशियल वैल्यू मिलेगी, स्टार्टिंग होगी और फाइनल वैल्यू मिलेगी आपको। तो वहां से आपको ये पूछ रहे बताओ इसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का बैंड क्या बनेगा, तो आपने भाई इसके लिए वेवलेंथ निकाल के दिखा दो पहले, λ1 क्या आएगा, C/ν1 आएगा, इसके को अलग से निकाल के दिखा दो, λ2 इज इक्वल टू C/ν2 हो गया भाई। तो बाद में लिख देना भाई मेरी वेवलेंथ का बैंड ये, λ1 जो वैल्यू है वो से लेके ये तक आया भाई, ये फिनिश हो गया तुम्हारे पास क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे इसके अंदर, न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे, तो न्यूमेरिकल्स करने का वे मैंने बता दिया, कोई भी कंफ्यूजन अभी भी आए न्यूमेरिकल्स के अंदर तो वो मेरे से आप डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है, तो बता देंगे न्यूमेरिकल कब सोल्व करने होंगे, पहले इसको अच्छे से कीजिए, नोट्स हम सेंड कर देंगे आपके पास, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।